अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल इमरजेंसीज़ इन जनरल प्रैक्टिस, इस हवाले से मैं एक वीडियोज़ की एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ और इस सिलसिले में ये पहली वीडियो है। इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक शदीद किस्म की सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन को कहा जाता है और अक्सर ये जानलेवा साबित हो सकता है। और इसकी जो कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें सबसे पहले फूड्स हमें देखने चाहिए कि मरीज़ ने कोई नट्स खाए हैं, किसी दूध से एलर्जी हुई है, फल से हुई है, मछली से, अंडों से एलर्जी हो सकती है, दालों से हो सकती है। अगर फूड की हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है ड्रग्स, मेडिसिन। उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, एस्प्रिन से एलर्जी होती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ओपियोइड से एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। और तीसरी जो कॉज है इम्पॉर्टेंट वो है किसी कीड़े मकोड़े ने अगर काट लिया हो, इंसेक्ट बाइट जिसे कहते हैं। इसमें भेड़ के काटने से भी एलर्जी हो सकती है, शहद की मक्खी के काटने से भी हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसके फ़ीचर्स के बारे में पता हो। और ऐसे पेशेंट्स में अमूमन जो एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री पाई जाती है। और फिर इसके अलावा पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो ये हिस्ट्री दे सकते हैं कि ये अचानक ही स्टार्ट हुआ है, इसका यानी सडन ऑनसेट होता है और रैपिडली प्रोग्रेस हुआ है, इसकी प्रोग्रेशन बहुत रैपिड है और ये मिनट्स के अंदर ही इसकी सिम्टम्स सारी डेवलप कर जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एयरवे प्रॉब्लम्स। मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और निगलने में दुश्वारी होती है। मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे कि उसका गला बंद हो रहा है और आवाज़ भारी हो जाती है या आवाज़ में होर्सनेस आ जाती है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के साथ जब आप देखेंगे मरीज़ का रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होगा। उसमें जब आप स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो वीज़ सुनाई देगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक करेंगे तो वो अमूमन 92% से कम होगी और बहुत लेट जाके साइनोसिस के साइंस भी डेवलप हो सकते हैं। और चूँकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है और खुदा न खास्ता रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। ब्रीदिंग के अलावा सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। शॉक, उसमें मरीज़ पेल होगा, ठंडा जिस्म होगा, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और बहुत ज़्यादा लेट जब हो जाएंगे, खुदा न खास्ता मेडिकल हेल्प या एड ना मिले तो फिर ये ब्रैडीकार्डिया में कन्वर्ट हो सकता है। बीपी कम होना शुरू हो जाएगा, बेहोशी या गुनूदगी तारी होगी, मरीज़ बेहोश हो सकता है मुकम्मल तौर पे, या तो बहुत एजिटेटेड होगा या बहुत कंफ्यूज्ड होगा। और इसमें दिल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसे मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं और ईसीजी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जिल्द पर अगर हम देखें तो जिल्द पे मरीज़ को आपको ये वाले साइन मिलेंगे कि एक तो फ्लशिंग होगी स्किन के ऊपर और ख़ारिश शुरू हो जाएगी जिल्द के ऊपर। किसी भी एनाफिलैक्सिस में मोस्टली ख़ारिश होती है और एंजियोएडिमा हो जाएगा। बहुत सारी स्वेलिंग्स आपको नज़र आएंगी, लिप्स के ऊपर स्वेलिंग नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहता हुआ महसूस हो सकता है या कंजंक्टिवाइटिस यानी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होगा। लेकिन ये कोई इतना क्लियर साइन नहीं है, ये बहुत कम मरीज़ों में इस देखने में आता है एनाफिलैक्सिस के अंदर। इसके अलावा एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। एंग्जाइटी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा इसमें। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? सीवियर एस्थमा और सेप्टिक शॉक, ये दो चीज़ें हैं जो इसकी डीडी में आप शामिल कर सकते हैं। और जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है उसमें मरीज़ जो है वो बेहोश होगा, इसी वजह से बेहोश हो चुका है
बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर गया है, उसे पैनिक अटैक हुआ है। फिर बच्चों में बाज़ औक़ात ब्रेथ होल्डिंग अटैक्स होते हैं, बच्चा सांस रोक लेता है रोते हुए, और एंजियोडीमा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। अब करना क्या है? अगर आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह का एनाफिलैक्सिस है, तो आप इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, रेस्क्यू को कॉल करेंगे, और पूछना पड़ेगा हमें मरीज़ के उसके रिश्तेदार हैं या अज़ीज़ क़ारिब हैं या जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे कि मरीज़ को इस तरह के इश्यूज़ पहले तो नहीं हुए। अगर ऐसा है तो फिर उसके लिए वो क्या करते थे ये भी पूछें। हो सकता है कि घर में उन्होंने इस तरह की कोई इंजेक्शन रखे हों, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह, और या एड्रेनालिन के इंजेक्शन हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है इतना कॉमनली, लेकिन ये बाज़ मरीज़ों ने इंजेक्शन रखे होते हैं। पेशेंट को आप कोशिश करें कि उसका जो एयरवे या उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाए। अगर पेशेंट बैठ सकता है तो बैठ जाए, लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर है तो फिर पेशेंट को लेट जाना चाहिए। और उसमें अगर आप देखें कि पेशेंट का बीपी लो है तो आप उसका फुट एंड रेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बेहोश है तो फिर उसे आप रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के लिए आपने सबसे पहले जो चीज़ें चेक करनी है वो है एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन, और फिर डिसेबिलिटी, और फिर एक्सपोजर। अगर आप गौर करें तो ये ABCDE है। A से एयरवे है, B से ब्रीदिंग है, C से सर्कुलेशन है, D से डिसेबिलिटी है जिसमें कन्फ्यूजन और कोमा आ जाता है, और एक्सपोजर है E में, जिससे स्किन चेंजेस हैं, फेशियल और लिप स्वेलिंग है, वीजिंग है, स्ट्राइडर है, ये सारी चीज़ें आएंगी। डायग्नोसिस के लिए आप देखेंगे एक्यूट ऑनसेट ऑफ इलनेस, और दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे चेंजेस जिसमें स्वेलिंग है, होर्सनेस है, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग ब्रीदिंग चेंजेस हैं जिसमें रैपिड ब्रीदिंग है, वीज़ है, फटीग है, साइनोसिस है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92% है, कन्फ्यूजन है, और लाइफ थ्रेटनिंग सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मरीज़ बिल्कुल पीला पड़ जाए, ठंडा हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो, बेहोशी हो, गनुदगी हो, और कोमा हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने हेल्प के लिए बुला लेना है रेस्क्यू सर्विसेज को, और पेशेंट को इसमें जो मेडिसिन देनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन 1:1000 रेशो में ये सोल्यूशन होगा, और 12 साल से ज़ायद में आप 0.5 ml यानी 500 माइक्रोग्राम्स इंट्रामस्कुलर देंगे, और 6 से 12 साल में आप 0.3 ml यानी 300 माइक्रोग्राम्स इंट्रामस्कुलर देंगे, और 6 साल से कम में आप 0.15 ml यानी 0.15 ml यानी 150 माइक्रोग्राम्स इंट्रामस्कुलर देंगे। एयरवे को इस्टेब्लिश करना है, मॉनिटर करेंगे आप पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए, पॉसिबल हो तो ECG कर लीजिए, ब्लड प्रेशर देखिए, और अगर इनिशियल रिससिटेशन हो जाए तो आप एंटीहिस्टामिन का एक शॉट दे सकते हैं जो कि IM या स्लो IV दिया जा सकता है, और इसी तरह आप हाइड्रोकॉर्टिसोन का शॉट देंगे इंट्रामस्कुलर या स्लो IV देंगे। 12 साल से ज़ायद में 200 मिलीग्राम, 6 से 12 साल में 100 मिलीग्राम, और 6 मंथ से 6 इयर्स में 50 मिलीग्राम, और लेस दैन 6 मंथ्स में 25 मिलीग्राम। इसके अलावा आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन दें, मोर देन 10 लीटर्स पर मिनट। इसके अलावा आप एडल्ट में IV फ्लूइड भी देंगे, 500 ml से लेके 1 लीटर तक आप फ़ौरन देंगे, और बच्चों में क्रिस्टलाइड्स 20 ml पर kg के हिसाब से दिए जा सकते हैं, और इसको रिपीट करें जब ज़रूरत पड़े। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एनाफिलैक्सिस को इमीडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट एनाफिलैक्टिक शॉक में जा सकता है, और ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि शॉक को किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत मुख्तसर इन जनरल एक रिव्यू है मेडिकल एमरजेंसीज़ का। यकीनन आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।